ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है जी, और हॉलिडे एंड रेजनिक क्रेन का चैप्टर 7 है, और टॉपिक का नाम है लीनियर मोमेंटम फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ द होल सिस्टम के बराबर है, प्रोडक्ट के साथ बराबर है। तो प्लस इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी भी हमने प्रूव करना है फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम। कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। फर्स्ट की पॉइंट क्या है जी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, पी इक्वल्स टू दी एम डी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है जी, फॉर अ सिंगल पार्टिकल। आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट होता है, वेरी सिंपल। आपको पता होना चाहिए आल्सो हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ, आपको, हाँ बिल्कुल, लेक्चर 3 को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट हैव साउंड नॉलेज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ लेक्चर नंबर 1 एंड 2। मैं लिंक इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी के साथ वहाँ से उसको लिंक कर सकते हैं। चौथी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास कोई सिस्टम होता है और उसमें n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, अब ये जो चीज़ है ये लेक्चर नंबर 1 में गिवन है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। एनीवे, अब सिस्टम जो है उसमें n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, और इस सिस्टम कहता है जी सम ऑफ ऑल इंटरनल इंटरेक्टिंग फोर्सेस इक्वल्स टू दी ज़ीरो। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर लगने वाली ये पार्टिकल, इसके ऊपर जो भी इंटरेक्टिंग फोर्सेस ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, इनका अगर हम सम करें तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल टू दी ज़ीरो होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो की इक्वल होता है। ठीक है, डेरिवेटिव कांस्टेंट वेक्टर का भी हो सकता है और वो भी ज़ीरो हो सकता है, बट दिस ज़ीरो डज नॉट मीन दैट वेक्टर इज़ इक्वल्स टू दी ज़ीरो। इट मीन्स, इसकी क्या मीनिंग है ये मैं फिर आपको आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, चलें जी, तो आंसर स्टार्ट करते हैं जी। आंसर स्टार्ट होगा इस हेडिंग के साथ, लीनियर मोमेंटम की हेडिंग के साथ, और आपके पास जो है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वी पी इक्वल्स टू दी एम वी इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप जो पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स आप किसी जिस्म या बॉडी के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर लगाते हैं तो वो किसकी इक्वल होती है, उसके लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के साथ इक्वल होती है। ठीक हो गया जी। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, फॉर अ सिंगल पार्टिकल हुज मास इज़ एम इज़ हुज मास इज़ एम इज़ कांस्टेंट, वी आर फ्री टू राइट। अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो एक्सटर्नल फोर्स एफ की इक्वल है, और पी जो होता है वो एम वी होता है। एम कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, एम डेरिवेटिव मैंने वेलोसिटी के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास f इज़ इक्वल टू दी एम ए। ठीक है, हमें पता है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो f इज़ इक्वल टू दी एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ हमें नज़र है। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ हाफ एम वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू दी, फिर मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम मिल गई है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, एम ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है और ये इधर नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये और ये। ठीक है जी, तो ऊपर एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, और एम वी जो होता है हमें पता है ये मोमेंटम होता है, और इसका स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम p। अब हम सिंगल पार्टिकल के बाद अब हम आते हैं n पार्टिकल के लिए। तो n पार्टिकल, फॉर n पार्टिकल सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो उसको हम p कहते हैं। ठीक है जी, और ये जो टोटल लीनियर मोमेंटम है ये फिर अंदर जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन तमाम के लीनियर मोमेंटम के सम के इक्वल होता है, p1 p2 p3। और हम जानते हैं कि p1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m1 v1, p2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m2 v2, p3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, m3 v, एंड सिमिलरली अप टू nth टर्म।
अब हम इसके ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे, इन तमाम टर्म्स को ऐड करवा देंगे। जो टोटल लीनियर मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ समेशन हम लिख लेंगे, वो क्या होगा कि एम वी तमाम टर्म्स के लिए आई लिख दिया, आई की लूप चलेगी आई इक्वल्स टू 1 से लेकर आखिरी टर्म तक, ठीक है जी। तो ये टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल सिस्टम इक्वेशन 1 में दिया गया है। नेक्स्ट हम एन पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लिखना चाहते हैं इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वो हम लेक्चर नंबर 1 में ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 ऊपर लिंक में आपको वाइट लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके लेक्चर 1 को देख सकते हैं, ठीक है जी। फ़िलहाल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उस लेक्चर नंबर 1 में हमने कैलकुलेट की थी 1/m समेशन एम आई वी आई, ठीक हो गया जी। अब इस m को हम क्या करते हैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और ये m VCM हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, और इधर क्या चीज़ रह जाएगी, सिर्फ समेशन एम आई वी आई, ठीक है जी। ये m इधर चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम क्या करते हैं जी, इसको हम इसको हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस की ये जो राइट हैंड साइड है ये एक जैसी है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ये इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये इक्वल आ जाती है इस वाली लेफ़्ट हैंड साइड के, एंड दैट इज़ आवर प्रूफ कि टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल सिस्टम इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टोटल सिस्टम, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 3 मैंने लिखी और मैंने ये जो चीज़ आपको पहले बताई वो इधर सारी लिख दीजिए अंग्रेज़ी में। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम पी फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम, कि ये कैसे कंजर्व या कांस्टेंट है, हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। वेरी सिंपल जी, ये जो इक्वेशन 3 दी हुई है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करते हैं जी, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, p था तो उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लिया, दूसरी तरफ m था कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव से पहले ले लिया, और फिर जो VCM है उसका हमने टाइम डेरिवेटिव ले लिया। हम जानते हैं एज वी नो दैट dp बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, उसके ऊपर लगने वाली तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, FSE में भी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में भी पढ़ते हैं, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हम कहते हैं सो द अबव रिलेशन कैन बी रिटन एज, ये जो रिलेशन है जो हमने डिफरेंशिएट किया है इक्वेशन नंबर 3 को, इसको इस तरह से करके हम फिर क्या कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ आपस में कंपेरेबल है, यानी dp f एक्सटर्नल के इक्वल है, ठीक है। तो dp जो dp बाई dt है वो इस चीज़ के भी इक्वल है, ठीक है। तो उसको हम ये नीचे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने m को एज इट इज़ लिखा है और dv बाई dt को मैंने क्या कर दिया है, एक्सेलरेशन बना दिया, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स को हम जोड़कर लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हम अपनी मर्ज़ी की टर्म्स को अपने सामने रख लेते हैं। ये देखें f एक्सटर्नल इधर से ले लिया और dp बाई dt चूँकि ये इक्वल हैं आपस में तो हमने इनको आमने सामने रख लिया। अब हमें क्या पता चलता है, हम कहते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स सिफर हो, किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाली या तो फोर्स सिफर हो एक्सटर्नल फोर्स, या फिर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द ज़ीरो, यानी सिंपली ये टर्म अगर ज़ीरो हो तो फिर क्या होगा, देन dp बाई dt इज इक्वल टू द ज़ीरो, यानी मोमेंटम का जो डेरिवेटिव है वो सिफर हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी चीज़ का, मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया था कि जब भी किसी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ज़ीरो होता है। जब भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ज़ीरो होता है। आप कैलकुलस में पढ़ते हैं, ये आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये ज़ीरो आया है इस डेरिवेटिव का, वो किस चीज़ का आ रहा है, ये लीनियर मोमेंटम का आ रहा है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट मीन्स कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या हुई, फिर कांस्टेंट हुई। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या हुई, कांस्टेंट हुई या कंजर्व्ड हुई। तो हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूव भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूँ जो कि बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, यकीनन ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी, इसको अंडरस्टैंड कर लें। नोट ये है कि इट डज़ नॉट मीन दैट p इक्वल्स टू दी ज़ीरो, के मोमेंटम ज़ीरो हो गया है। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी जिस्म के ऊपर लगी है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो गया है। इट डज़ नॉट मीन, ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि p इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड अनचेंज डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है
और इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपने 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 एक पटाखा फेंका ऐसे, ठीक है जी। पटाखा जब आपने फेंका तो ये पटाखा आपने एक दफ़ा इसके ऊपर फोर्स लगा दी और ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब यहाँ से तो फोर्स लग गई, अब इस वक्त इसकी इस पोजीशन के ऊपर इस पर ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही, और ग्रेविटी की जो फोर्स है वो इसके नॉर्मल के साथ आप कह लें कि वो बैलेंस हो रही है। सम ऑफ़ ऑल, आप सपोज़ करें कि यहाँ पर सम ऑफ़ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस सिफर हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब ये यहाँ पर पहुँच के फटता है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से करके फैलते हैं, लेकिन इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली अगर ये ना भी फटता ना तो ये ऐसे आकर ऐसे इस जगह पर गिर जाता, ठीक है। लेकिन जब ये फटा है तो फिर भी हमें पता चला है कि ये तमाम के तमाम टुकड़े जो है ये इनकी डायरेक्शन भी वही थी, यानी इनके जो सेंटर ऑफ मास था इस बॉडी का और ब्लास्ट करने के बाद वो चेंज नहीं हुआ है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ है वेलोसिटी का, पहले भी जो था और ब्लास्ट के बाद जो था वो सेम है, ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ मास सेम है तो देखें मैस जो है इन तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स का अगर हम मैस इकट्ठा करें तो ये इसकी इक्वल हो जाता है, पूरी बॉडी की इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मैस तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स का। पटाखा फटा है ना, उसके अंदर छर्रे थे बहुत सारे तो वो फैल गए हैं, छर्रों को इकट्ठा करें पूरा पटाखा बन जाता है। इसका मतलब है फटने से पहले और फटने के बाद मैस कांस्टेंट है, जबकि उसकी वेलोसिटी का जो सेंटर ऑफ मैस है वो भी कांस्टेंट है, फटने से पहले भी और फटने के बाद भी, ब्लास्ट होने के बाद भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या चीज़ कांस्टेंट है, इसका मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम ज़ीरो हो गया, मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होने के नतीजे में जो डायरेक्शन पहले थी और जो डायरेक्शन बाद की थी वो सेम है और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। फटने से पहले का मास और सेंटर ऑफ मास वो आप कैलकुलेट कर लें, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, और फटने के बाद उसका फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, दैट विल बी सेम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है अंडर एक्सटर्नल फोर्स जब ज़ीरो होती है तो मोमेंटम की डायरेक्शन और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो अनचेंज रहती है, सेम रहती है, लिहाजा वो कंजर्व रहता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ भी आया होगा। इसके नोट्स बना लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ। अगर ये आपको पसंद आया है तो मेरे साथ इन टच रहिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको फर्दर भी आंसर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।